दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि मैकेनिक गार्ड से कहता है अंदर से एक मैडम आई और वही गाड़ी लेकर चली गई जिसके ब्रेक फेल थे। अब आगे मैकेनिक की बात सुनकर गार्ड की आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन मैडम थी वो? क्या देखा तुमने ध्यान से? वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, जी वो जवान थी और काफ़ी खूबसूरत सी मैडम थी जिन्होंने साड़ी पहन रखी थी। यह सुनते ही गार्ड के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। इसका मतलब रूबी मैडम गाड़ी लेकर चली गई, वो भी वह गाड़ी लेकर जिसके ब्रेक फेल हो गए थे। हो गया कल्याण। अगर बॉस को पता लग गया कि मैडम ब्रेक फेल वाली गाड़ी लेकर चली गई और यह हमारी लापरवाही की वजह से, तो वो हमें जिंदा जला देंगे। माफ़ कर दीजिए साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हम मैकेनिक बहुत ज़्यादा डरने लगता है। गार्ड भी उसके साथ ही काफ़ी डरा हुआ था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह अच्छी तरह से जानता था कि रूबी मैडम प्रेग्नेंट हैं और अदर बॉस उसकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। अब मैं क्या करूं? बॉस को बताऊं या नहीं? बताना तो पड़ेगा। आखिर यह सब हुआ तो हमारी लापरवाही की वजह से ही है। अगर रूबी मैडम को ज़रा सी भी खरोंच आई तो हमारी जान तो वैसे भी जाने वाली है। बॉस हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। फिर फाइनली डरते डरते गार्ड अपना फ़ोन निकालकर अधर को कॉल करता है। अधर जो वहीं मीटिंग में बैठा हुआ था। मीटिंग कुछ देर से शुरू होने वाली थी। वह इंतज़ार कर रहा था कि कब रूबी उसके पेन ड्राइव ऑफिस पहुंचाए। तब तक वह इन्वेस्टर्स के साथ किसी और मुद्दे पर बात करता है और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है कि तभी अचानक उसका फ़ोन बजता है। अपने फ़ोन पर गार्ड का नाम फ्लैश होता देख वह थोड़ा हैरान हो जाता है कि उसने इस वक्त उसको कॉल क्यों किया। अधर्म ने फ़ोन उठाया और भारी सी आवाज़ में बोला, हेलो। सामने से गार्ड की बहुत डरी डरी सी आवाज़ आती है, बाबा बॉस क्या हुआ? अधर्व थोड़ी कोड आवाज़ में बोलता है। उस गार्ड की आवाज़ में एक अजीब सा डर महसूस होता है। वो बॉस, वो रूबी मैडम अभी अभी बंगले से गाड़ी लेकर निकली हैं। गार्ड डरते डरते बोलता है, हाँ तो क्या हुआ? अधर पानी का गिलास उठाकर पीने लगता है। बॉस, वही गाड़ी लेकर निकली हैं जिसके ब्रेक फेल थे और उसके ब्रेक अभी तक रिपेयर भी नहीं हुए थे। व्हाट? अधर्व हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है, जिसे सुनकर गार्ड के माथे पर पसीना और उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। बॉस, सॉरी बॉस। वो अचानक ही वह बस इतना ही बोलता है कि अधर जोर से चिल्लाता है, गधे की औलाद, क्या बोल रहा है? मैंने तुमसे कहाँ मर गए थे तुम? जब वह गाड़ी में बैठ कर निकली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यह बोलकर अधर्व गुस्से में फ़ोन कट कर देता है। मीटिंग में बैठे सभी लोग अधर्व के आउटबर्ट से बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। वहीं गार्ड के माथे पर भी बहुत पसीना आ रहा था कि अब उसकी खैर नहीं। गार्ड जैसे ही फ़ोन कटा हुआ देखता है, उसकी घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैकेनिक भी घबराया हुआ सा खड़ा उस गार्ड की तरफ देखता है कि अभी अभी बॉस ने ऐसा क्या बोला कि इसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। मैकेनिक हिम्मत करके उस गार्ड से बोला, क्या हुआ साहब? क्या बोला आपके बॉस ने? वो गार्ड बहुत गुस्से में उस मैकेनिक की तरफ देखने लगा। उस गार्ड को अपनी तरफ इतना गुस्से में देखता हुआ देख मैकेनिक का गला सूखने लगा। वह गार्ड धीरे धीरे अपने कदम मैकेनिक की तरफ बढ़ाने लगा और मैकेनिक घबराहट के मारे अपने कदमों को पीछे लेने लगा। क्या हुआ साहब? आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? देखिए, हमारी कोई गलती नहीं है। वह तो हमारी जोरुआ का फ़ोन आ गया था तो हम तनिक साइड पर चले गए थे। हमें क्या पता था
कि वह मैडम अचानक ही आ जाएंगी और गाड़ी लेकर निकल जाएंगी। वो गार्ड गुस्से में उस मैकेनिक को पकड़कर उसे घूंसे मारने लगता है। अबे साले, तेरी जोरू के चक्कर में मेरे तो लेने के देने पड़ गए ना। मेरी नौकरी खतरे में आ गई। अगर मैडम को कुछ भी हो गया तो बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गार्ड की बाहों में उस मैकेनिक की गर्दन थी। 6 फुट के हट्टे कट्टे उसके हाथों में दबोची गई। उस मैकेनिक की गर्दन ऐसी लग रही थी मानो शेर के मुंह में हिरण की गर्दन फंस गई हो। वह मैकेनिक बहुत हड़बड़ाते हुए बोला, हमें माफ़ कर दो साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। हम वादा करते हैं अभी घर जाकर ना जरुआ को डिवोर्स ही दे देंगे। वह गार्ड मैकेनिक के गर्दन पर अपनी पकड़ को और भी तेज करते हुए बोला, अबे साले, तेरे तलाक लेने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुझे पता है मैडम गर्भवती हैं। अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो उनके साथ साथ उनके बच्चे भी नहीं बचेंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर बॉस के बीवी बच्चों को कुछ हो गया तो वह हमें और हमारी बीवी बच्चों को क्या रहने देगा? साले, तेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। अब दुआ कर कि बॉस की बीवी बच्चों को कुछ ना हो, तभी हम सबकी जान बच सकती है। वरना तू बॉस को जानता नहीं, वह हमें जिंदा कच्चा ही चबा डालेंगे। उस गार्ड की आवाज़ सुनकर वह मैकेनिक और भी ज़्यादा घबरा जाता है। वह गार्ड को धक्का देकर उस मैकेनिक को अपने हाथों से आज़ाद करता है और अपना सर पकड़ लेता है। हे भगवान, बस किसी भी तरह मैडम और उसके बच्चों को बचा लेना, वरना मेरा और मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा। उस मैकेनिक का फ़ोन एक बार फिर से बजने लगता है। वह फ़ोन ज़मीन पर गिरा हुआ था। वह गार्ड जैसे ही फ़ोन को बजता हुआ देखता है तो उसकी नसें गुस्से से फूल जाती हैं और वह गुस्से में उस मैकेनिक को देखकर बड़बड़ाता है, तेरे इसी फ़ोन की वजह से सब सत्यानाश हुआ है, इसे तो मैं। इतना बोलकर वह गार्ड आगे बढ़ता है और उस फ़ोन को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। अपने बेचारे से नोकिया 1100 मॉडल फ़ोन को पैरों से नीचे कुचले जाता हुआ देखकर वो मैकेनिक दुबक जाता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह जानता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अब अगर वह कुछ बोला तो उसके नोकिया 1100 की तरफ उसकी हड्डियों की भी वही हाल करने वाला है यह गार्ड। इसलिए वह बेचारा चुपचाप ज़मीन पर पड़ा रहता है। गार्ड गुस्से में मैकेनिक की तरफ देखते हुए कहता है, दफ़ा हो जा, उसे और दिखना मत दोबारा मुझे। यह बोलकर गार्ड वहाँ से चला जाता है। वह मैकेनिक भी बेचारा सा मुंह बनाकर अपना टूटा फूटा फ़ोन उठाकर वहाँ से खिसक लेता है। वहीं अधर भागते हुए मीटिंग रूम से निकलता है। अधर के इस तरह अचानक घर पर मीटिंग रूम से भाग जाने पर वहाँ पर बैठे सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर भागते हुए अधर की तरफ देखते हैं। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक हंसता हुआ अधर विशिष्ट इतनी चिंता में आकर इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर इस तरह से घबराया हुआ सा भाग गया। लेकिन इतना अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़रूर उसके किसी फैमिली मेम्बर पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अधर बिल्डिंग से बाहर भागता है अपनी गाड़ी की तरफ। उसे जल्द से जल्द रूबी के पास पहुंचना था, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। वह बार बार रूबी को फ़ोन करता है। रूबी वहीं गाड़ी लेकर अधर की ऑफिस की तरफ आ रही थी। वह खुद ही ड्राइव कर रही थी। रूबी बहुत एक्साइटेड होकर बड़बड़ा रही थी, आज तो अच्छा खासा मौका मिला है मिस्टर वशिष्ठ को टॉर्चर करने का। आज ऑफिस में मैं कुछ ऐसा करूंगी कि उसके होश उड़ जाएंगे। मिस्टर वशिष्ठ, आ रही हूँ तुम्हारी बीवी तुम पर मुसीबतों का पहाड़ गिराने के लिए। यह बोलकर रूबी एक्साइटेड होकर हंसने लगती है। तभी रेडियो में कुछ बकवास सा चैनल लगता है और उस पर कुछ न्यूज़ आने लगती हैं।
रूबी को कभी भी न्यूज़ देखना पसंद था ही नहीं। वह हमेशा इरिटेट हो जाती थी। गाड़ी में न्यूज़ चलती हुई देखकर रूबी बहुत ही इरिटेट एक्सप्रेशन के साथ बड़बड़ाती है, यह क्या बकवास चल रहा है, कोई अच्छा सा गाना चला लेती हूँ। रूबी एक अच्छा सा गाना चला लेती है, फिर उस गाने को एंजॉय करते हुए अपने आगे की राइड जारी रखती है। वह देखती है कि अचानक उसके सामने बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा आ गया। वह गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक दबाती है, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं देखकर कि ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। रूबी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वह कई बार ब्रेक जोर जोर से अपने पैरों से दबाने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी नहीं रुकती। हे भगवान, यह गाड़ी के ब्रेक क्यों नहीं काम कर रहे हैं। वह लगातार गाड़ी के ब्रेक दबा रही थी। अब उसके माथे पर पसीना आने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। रूबी उस बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए तुरंत गाड़ी को मोड़ देती है और उसके साइड से निकाल लेती है। बच्चा तो बच जाता है, लेकिन रूबी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। गाड़ी बहुत डिसबैलेंस हो जाती है। वह किसी न किसी तरह बड़ी मुश्किल से गाड़ी को सही ट्रैक पर वापस लाती है। वह तो शुक्र है कि उस वक्त रास्ते में एक दो ही गाड़ियां आ रही थी, वरना रास्ता लगभग सूना-साना था। अगर यहाँ पर और भी ज़्यादा गाड़ियां होती तो ज़रूर रूबी अपनी गाड़ी को किसी न किसी गाड़ी या ट्रक में ठोक ही देती। हे भगवान, गाड़ी के ब्रेक तो फेल हो गए, अब मैं क्या करूं? वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है कि तभी रूबी का फ़ोन बजता है और उसका ध्यान फ़ोन की तरफ जाता है। वह तुरंत फ़ोन उठाकर देखती है कि अधर्व का कॉल उसे आ रहा है। वह फटाफट कॉल उठाकर बोलती है, अधर्व। रूबी की घबराई हुई आवाज़ सुनकर अधर्व और भी ज़्यादा घबरा जाता है। वह समझ जाता है कि रूबी को पता लग चुका है कि गाड़ी के ब्रेक फेल हैं और घबराहट में उसने ज़रूर गाड़ी को डिसबैलेंस भी कर दिया होगा। ऐसे वक्त में दिमाग को शांत रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वह गाड़ी में बैठकर रूबी की तरफ निकल चुका था। वो ड्राइव करते करते उसे फ़ोन करके शांत कर रहा था। रूबी, तुम ठीक हो ना? अधर्व ने रूबी से पूछा। दरअसल वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, लेकिन वह रूबी को और ज़्यादा नहीं डराना चाहता था, इसलिए थोड़ी हिम्मत से भरी आवाज़ में उससे बात करता है। रूबी जोर जोर से रोते हुए बोली, अधर्व, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं। गाड़ी बहुत डिसबैलेंस हो रही है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे कंट्रोल करूं। अधर्व, मेरी मदद करो प्लीज़, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त में भी रूबी को खुद की जान से ज़्यादा अपने बच्चों की जान की थी। वह किसी भी हाल में अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहती थी। रूबी, तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे बताओ कहाँ हो, मैं अभी तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। देखो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जिस तरह गाड़ी चला रही हो उसी तरह चलाती रहना। मैं पहुँच रहा हूँ तुम्हारे पास, डरो मत। मुझे बताओ तुम कहाँ हो। अधर की भी तो बैंड बजी हुई थी, लेकिन रूबी को हौसला देने के लिए वह खुद को संभाले हुए था। अधर की बात सुनकर रूबी में थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। जल्दी आओ अधर, प्लीज़ जल्दी आओ। रूबी अधर को बताती है कि वह इस वक्त कौन सी जगह पर है। अधर अपनी गाड़ी की स्पीड को फुल कर देता है। रूबी के लिए गाड़ी को बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। गाड़ी की स्पीड अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और अब रूबी को और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। अधर्व, गाड़ी की स्पीड बढ़ गई है, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इसे कंट्रोल करना, प्लीज़ जल्दी आओ। रूबी इस वक्त सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई चमत्कार हो जाए और उसकी और उसके बच्चों की जान बच जाए, वरना आज उसे साक्षात यमराज के दर्शन होने लगे थे और इस वक्त वह सिर्फ अधर पर ही भरोसा
ही कह सकती थी कि वह आकर उसकी जान बचा ले। रूबी की बात सुनकर अधर्व और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और गाड़ी की स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा लेता है। दोनों अभी तक फ़ोन से कनेक्ट थे। अधर्व रूबी को हौसला दिए जा रहा था। रूबी, तुम चिंता मत करो, मैं बस पहुंच रहा हूं, तुम बस किसी तरह मैनेज करती रहो, मैं आ रहा हूं, डरो मत। अचानक ही गाड़ी रूबी की कंट्रोल से बाहर हो जाती है। लाख कोशिश करने के बाद भी गाड़ी कंट्रोल में नहीं आती। उसकी गाड़ी किसी खाई की तरफ ही जा रही थी, जिसे देख रूबी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अधर्व, अधर्व, मेरी गाड़ी खाई की तरफ जा रही है। अधर्व, अधर्व, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। रूबी जोर जोर से रोने लगती है। रूबी की बात सुनकर अधर्व के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसका कलेजा जैसे फटने लगता है। वह जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी गाड़ी की स्पीड को भगा रहा था। अचानक उसका दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। रूबी, हौसला रखो, मैं आ रहा हूँ। रूबी, अधर्व को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे पहुँचे रूबी के पास। आज अगर रूबी और उसके बच्चों को कुछ हो गया तो कैसे जिएगा वो। अधर्व को ऐसे लग रहा था जैसे आसमान उस पर टूटकर गिरने वाला है। उसके हाथ अचानक कांपने लगते हैं। हिम्मत रखो अधर्व, यह कमज़ोर पड़ने का वक्त नहीं है। तुम्हारी बीवी और बच्चों की जान खतरे में है। तुम्हें जल्द से जल्द उन तक पहुंचना है। अधर्व अपने आप को हौसला दे रहा था। अधर्व की गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मानो हवा में उड़ रही हो। बस यही दुआ कर रहा था कि रूबी और उसके बच्चे ठीक हों, उन्हें कुछ ना हो। वहाँ रूबी की गाड़ी खाई के नज़दीक आ रही थी। वो लाख कोशिश करने के बाद भी गाड़ी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। वह मन ही मन भगवान से दुआ कर रही थी कि आज किसी तरह से बस बच जाए। रूबी को अपनी जान की चिंता नहीं थी, बल्कि अपने अंदर दो पल रही दो जानों की ज़्यादा चिंता थी। देखते ही देखते रूबी की गाड़ी खाई के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाती है। रूबी की धड़कनें जैसे रुक ही जाती हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रूबी महसूस करती है कि अब किसी भी सेकंड खाई से गिरने वाली है। उसके हाथ पैर जैसे काम करना बंद कर देते हैं। वह किसी पत्थर की तरफ जम जाती है। तभी अधर्व की गाड़ी भी वहां पर आ जाती है और वह उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं जब वह देखता है कि रूबी की गाड़ी बस खाई में गिरने वाली है। अधर्व, रूबी के चीखने की आवाज़ सुनकर अधर्व तुरंत ब्रेक लगाता है। उसका कलेजा जैसे फट जाता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। रूबी की गाड़ी खाई में कूद चुकी थी। अधर्व भागकर गाड़ी से निकलता है और खाई की तरफ भागता है। खाई के पास जाकर बहुत जोर से चिल्लाता है, रूबी! लेकिन आसपास कोई आवाज़ नहीं आती। चारों तरफ सिर्फ शांति और सिर्फ शांति थी। अधर्व अपने घुटनों पर गिर जाता है और उसकी आंखों से धड़ाधड़ आंसू बहने लगते हैं। गाड़ी खाई में गिरते ही ब्लास्ट हो चुकी थी। रूबी! अधर्व जोर जोर से रोने लगता है। वह अपने आपे से पूरा कंट्रोल खो चुका था, जैसे उस पर पूरा आसमान गिर गया हो। कुछ देर तक अधर्व पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या ना करे। उसके लिए इस वक्त उसकी पूरी दुनिया जैसे खत्म हो गई थी। रूबी, कहाँ हो तुम? रूबी, रूबी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे। रूबी, प्लीज वापस आ जाओ। अधर्व जोर जोर से रोने लगता है। वहीं वह खाई पर अपने घुटनों पर गिरा हुआ था। एक ही पल में जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। अधर्व आसमान की तरफ देखता है और चिल्लाता है, हे भगवान! आखिर क्या दुश्मनी है तेरी मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? क्यों मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया तुमने? आखिर क्यों?
कर रहा है तू मेरे साथ ऐसा? पहले मेरे पिता, फिर मेरे भाई, फिर मेरी माँ, अब मेरे प्यार, मेरी रूबी और मेरे दोनों बच्चों को भी तुमने छीन लिया मुझसे। क्यों भगवान, क्यों क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? अधर की आंखों से बेइंतहा गुस्सा, दार आंसू थे। अधर वहीं अपने चेहरे को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगता है कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। अथर्व वो जैसे ही आवाज़ सुनता है हैरान रह जाता है, क्योंकि यह आवाज़ रूबी की ही थी और तुरंत अपने पैरों में खड़ा होता है और रूबी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। रूबी, रूबी कहाँ हो तुम? मुझे आवाज़ दो रूबी। अथर्व मैं यहाँ हूँ। अथर्व मेरी मदद करो। अथर्व। रूबी की आवाज़ सुनकर अथर्व को सुकून सा आता है। वह देखता है कि रूबी की आवाज़ खाई की तरफ से आ रही है। वह भागकर खाई की तरफ जाता है और देखता है कि रूबी वहाँ किसी पत्थर को पकड़कर लटकी हुई है। वह किसी तरह गाड़ी से निकलकर उस पत्थर से चिपक गई थी। रूबी जिंदा है यह देखकर जैसे अधर को फिर से सांस आने लगी हो। रूबी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। अधर्व किसी तरह खाई में जाने की तरकीब ढूंढने लगता है। अधर्व जल्दी बचाओ मुझे, मेरा हाथ छूट रहा है। अधर्व जल्दी करो। अधर्व। पत्थर से रूबी का हाथ छूटने लगता है। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और किसी तरह अपनी पकड़ पत्थर पर बनाए रखती है। अधर्व को याद आता है कि किसी गाड़ी की डिग्गी में एक रस्सी रखी हुई है। वह भागकर गाड़ी के पास जाता है, गाड़ी से रस्सी निकालता है और उस रस्सी के एक सिरे को गाड़ी से बांध देता है। रस्सी के दूसरे हिस्से को अधर्व अपनी कमर में बांध लेता है। रूबी तुम फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। अधर्व धीरे धीरे खाई से उतरने लगता है। अधर्व जल्दी करो, मेरा हाथ छूट रहा है। रूबी को महसूस होता है कि पत्थर उसके हाथ से कभी भी छूट सकता है और वह कभी भी खाई में गिर सकती है। अधर्व धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा था। अचानक रूबी का हाथ से फिसलने लगता है। अधर्व मेरा हाथ। अधर्व उसका हाथ पत्थर से छूट जाए इससे पहले ही अधर्व उसका हाथ को कसकर पकड़ लेता है और रूबी को पकड़कर अपने आप से चिपका लेता है और रूबी भी अधर्व को कसकर पकड़ लेती है। दोनों धीरे धीरे करके रस्सी की मदद से खाई से बाहर निकल आते हैं। खाई से निकलने के बाद दोनों को चैन की सांस आती है। अधर्व रूबी को कस के अपनी बाहों में पकड़ लेता है और उसे हक कर लेता है। रूबी भी अधर्व को हक करके जोर जोर से रोने लगती है। सिर्फ भगवान ही जानता था कि जैसे अधर्व की जान ही निकल गई थी। रूबी का चेहरा अपने हाथों में लेकर अधर्व लगातार उसके चेहरे पर बहुत सारे किस करता है और फिर से उसे अपने सीने से चिपका लेता है। अब कहीं जाकर अधर्व की धड़कनें थोड़ी नॉर्मल हो रही थी, वरना अब तक तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका कलेजा मानो फट जाएगा। रूबी को भी इस बात का सुकून था कि अब वह सुरक्षित है और अधर्व के बाहों में है। अधर्व के बाहों में आने के बाद रूबी की धड़कनें भी काफ़ी हद तक शांत हो गई थी, वरना बीते कुछ पलों में तो उसने मौत का एहसास तक कर लिया था। अधर्व रूबी को अपनी बाहों में समेट कर बोला, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? अधर्व उसकी अलग करके उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से चेक करता है। उसे छोटी मोची काफ़ी खरोंचें लगी थी। तुम्हें काफ़ी चोट लगी है, हमें इसी वक्त हॉस्पिटल चलना चाहिए। अधर्व रूबी को अपनी बाहों में उठाता है और गाड़ी की तरफ ले जाता है। अधर्व रूबी को गाड़ी में बिठाता है और दोनों वहां से हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। पूरे रास्ते अधर्व ने रूबी का हाथ अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। रूबी अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकली थी, उसके अंदर अभी तक घबराहट थी। अधर्व का उसके पास होना, उसे कंफर्ट करना रूबी को काफ़ी सुकून दे रहा था। एक सेकंड के लिए भी उसका हाथ छोड़ नहीं रहा था। रूबी
बिल्कुल ठीक है। इस बात का उसे सुकून था, लेकिन उसे अपने बच्चों की भी चिंता हो रही थी। रूबी को भी इस बात की काफ़ी टेंशन थी कि कहीं उसके बच्चों को कोई नुकसान न हो गया हो। पूरे रास्ते दोनों बस यही दुआ करते हुए जा रहे थे कि बच्चों को जरा सी भी खरोच न आई हो, वह दोनों सही सलामत हों। अधर्व को अपने बच्चों के साथ साथ रूबी की भी उतनी ही चिंता हो रही थी, लेकिन रूबी को इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ अपने दोनों बच्चों की चिंता थी, अपनी नहीं। हॉस्पिटल में डॉक्टर रूबी का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि रूबी और उनके दोनों बच्चे बिल्कुल सही सलामत हैं। यह सुनकर रूबी और धर्म को चैन की सांस आती है। डॉक्टर रूबी की चोट पर मलहम लगाकर उसकी पट्टियां कर देता है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद दोनों घर आते हैं। अधर्व गाड़ी पार्क करके रूबी को गाड़ी से बहुत सावधानी से बाहर निकालता है। तभी अधर्व का वो सुबह वाला गार्ड भागता हुआ अधर्व के पास आता है। रूबी मैडम को ठीक ठाक देखकर उसे भी चैन की सांस आती है। अगर उन्हें कुछ हो गया होता तो उसके बॉस उसकी जान ही ले लेते। गार्ड को अपने पास खड़ा हुआ देख अधर की आंखों में बेइंतहा गुस्सा उतर आता है और वह उसकी तरफ घूर कर देखकर डार्क एक्सप्रेशन और गुस्से से भरी आवाज में बोला, जिसे सुनकर गार्ड डर के कांप गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अब तक यहाँ हो और मेरे सामने खड़े हो। क्या तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं? अधर्व की आवाज़ सुनकर गार्ड के पूरे शरीर पर कपकपी हो जाती है। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे सच में इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। गार्ड अधर्व से गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगता है। अधर्व गार्ड से बहुत गुस्से में बोला, माफ़ी? किस बात की माफ़ी मांग रहे हो तुम? और किस बात का अंदाज़ा नहीं था तुम्हें? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इस गाड़ी के ब्रेक फेल हैं और किसी को भी यह गाड़ी इस्तेमाल ना करने दी जाए? यह तुम्हारी जिम्मेदारी थी। फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई तुमसे? आखिर कैसे? अधर्व आज अपने पूरे विकराल रूप में था। गार्ड समझ गया था कि अधर्व से उसे माफ़ी नहीं सज़ा मिलने वाली है। गार्ड रूबी की तरफ देखता है और उसके पैर पकड़कर बोलता है, मैडम प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप यह गाड़ी लेकर निकल जाएंगी, वरना मैं आपको तभी रोक लेता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरी बीवी बच्चे हैं, प्लीज़ मैडम माफ़ कर दीजिए। रूबी को अचानक उस गार्ड पर काफ़ी दया आने लगती है और वह अधर्व की तरफ पलट कर देख कर बोलती है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है अधर्व, मैं ही बिना सोचे समझे गाड़ी लेकर चली गई थी। यह तो उस वक्त यहाँ था भी नहीं। तुम प्लीज़ उसे नौकरी से मत निकालो। लेकिन रूबी, मैंने इसे कहा था कि ये गाड़ी किसी को इस्तेमाल ना करने दे, उसके बाद भी इसने लापरवाही दिखाई, इसे माफ़ नहीं किया जा सकता। अधर बहुत ही डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोला। रूबी अधर्व के करीब आती है और उसके सीने पर अपना हाथ रख के बोलती है, यह सब मेरी गलती है अधर, इसकी सज़ा तुम इस बेचारे को मत दो, प्लीज़ मेरे लिए इसे माफ़ कर दो प्लीज़। रूबी की बात सुनकर अधर एक गहरी सांस लेता है। ठीक है, तुम कहती हो तो नहीं निकालता नौकरी से, और घूर कर उस गार्ड की तरफ देखकर बोलता है, अब दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। गार्ड आंसू भरी आंखों से रूबी की तरफ देखता है और हाथ जोड़कर बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, और वहाँ से खिसक लेता है। अधर्व रूबी को अपनी बाहों में ब्लाइडर स्टाइल से उठाता है और बंगले के अंदर ले जाता है। अधर्व, यह क्या कर रहे हो? मैं चल सकती हूँ। मुझे उठा क्यों रखा है? नीचे उतारो मुझे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। रूबी कंप्लेन करती है, लेकिन अधर्व उसकी एक नहीं सुनता और उसे नीचे नहीं उतारता। वह उसे ऐसे ही उठाए हुए अंदर ले जाता है।
अथर्व रूबी को उठाए हुए बंगले के अंदर पहुंच जाता है। रूबी को इस तरह अथर्व की गोद में देखकर विनय दौड़ता हुआ उसके पास आता है और उसके पीछे पीछे सरोजा आंटी भी आ जाती हैं। क्या हुआ जीजू, आपने दीदी को ऐसे बाहों में क्यों उठाया हुआ है? विनय हैरान होकर पूछता है। सरोजा भी हैरानी से दोनों की तरफ देखती हैं। अथर्व विनय की तरफ देखकर बोलता है, कुछ नहीं, मैं बस देख रहा था कि तुम्हारी दीदी कितनी भारी हो गई है। ये सुनकर रूबी मुंह बना लेती है। ओह, तो आप दीदी और मेरे दोनों भांजों का वजन चेक कर रहे हो? विनय हंसते हुए बोलता है। रूबी को बहुत ज़्यादा शर्म आती है और वह अधर के बाहों से उतरने के लिए झटपटाती है, लेकिन अधर उसे अपनी बाहों में पकड़े रखता है। सरोजा आंटी रूबी की बॉडी पर कुछ बैंडेज देख कर लेती हैं और हैरान होकर पूछती हैं, बेटा रूबी, तुम्हें चोट कैसी लगी है? विनय भी तुरंत बैंडेज को नोट करता है। अरे हाँ दीदी, आपको यह चोट कैसी लगी? कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अधर्व रूबी की जगह पर जवाब देता है। एक्सीडेंट? सरोजा और विनय दोनों हैरानी से एक साथ बोलते हैं। सरोजा भागकर रूबी को चेक करती है, जो अभी भी अधर की बाहों में ही थी। बेटा तुम ठीक तो हो? तुम ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना? उसे रूबी और उसके बच्चों की बहुत चिंता होने लगती है। हाँ आंटी, फिक्र मत कीजिए, मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी। अधर्व वक्त से पहुँच गया था, इसलिए कोई ज़्यादा बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। रूबी का जवाब सुनकर सरोजा को कुछ हद तक सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे? सरोजा जी की बात सुनकर अधर्व रूबी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर सरोजा आंटी की तरफ देखकर अधर्व जवाब देता है, मेरी ही गलती की वजह से था, लेकिन अब सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, भगवान का शुक्र है ज़्यादा बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। सरोजा आंटी चैन की सांस लेकर बोलती हैं, मुझे लगता है कि अब रूबी को आराम करने की ज़रूरत है, हम आप लोगों से डिनर के टाइम मिलते हैं। यह बोलकर अधर्व रूबी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। सरोजा और विनय वहीं पीछे खड़े रहकर उन्हें देखते रहते हैं। रूम में जाने के बाद अधर्व दरवाज़ा बंद कर देता है और फाइनली रूबी को अपनी गोद से नीचे उतारता है। अधर्व उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर तक ले जाता है। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, यह बोलकर अधर रूबी को बिस्तर पर लेटा देता है और उस पर ब्लैंकेट ढक देता है। रूबी टकटकी लगाए हुए अधर्व को देखे जा रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हो रहा था। आज उसने अधर के चेहरे पर उसे खो देने का डर साफ देखा था। अधर वहाँ से जाने लगता है कि तभी रूबी उसका हाथ पकड़ लेती है और अधर पलटकर रूबी की तरफ देखता है। कहाँ जा रहे हो? मैं चाहती हूँ कि इस वक्त तुम मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी।